अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बच्चों, आज के इस दिन पर आप सभी को पूरी टीम विस्डम की तरफ से आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो स्टूडेंट, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। मैं आपको आज के इस दिन पर कोई स्पीच डिलीवर करने वाला नहीं हूं, हम अपने लेक्चर पे ही रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां पर मैं आपको एक शॉर्ट सा मैसेज देना चाहूंगा। आप उसे थोड़ा सा सुन लीजिए और शायद आपके दिमाग में ये बात आ जाए। तो बच्चों, मेरा कहना यह है कि ये जो देश आजाद हुआ था, जैसा कि हम हिस्ट्री में देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, कि इस देश को आजाद कराने में हमारे पहले के लोगों ने, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, फोरफादर लोग हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, अपनी कुर्बानियां दी, तब जाके हमको ये आजादी मिली है। बस मेरा यही कहना है कि उनकी उस कुर्बानी को आप बेकार ना होने दे। आप तो गुलाम नहीं है ना, आप आजाद हैं। आप इस आजादी का पूरा फायदा उठाइए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, खूब सारा पढ़िए, लिखिए और खूब सारी मेहनत करके आप खुद आगे बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली ये देश आगे बढ़ेगा, यानी कि तरक्की करेगा। तो मेरा मैसेज यही है कि आप आगे बढ़िए और साथ ही साथ इस देश को भी आगे बढ़ाइए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना मैसेज काफी है। हम अपने लेक्चर पे आते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि लाइट का प्रॉब्लम तो आप जानते ही मुंब्रा में होते ही रहता है, उसकी वजह से आज के इस लेक्चर में हो सकता है कि आपको बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई हो प्रॉपरली विजिबल ना हो। तो प्लीज थोड़ा सी उसको जूम करके देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साफ समझ में आए, ठीक है। ये दूसरी बात। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मेन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था और 4th वाला सॉल्व किया था। अब स्टूडेंट, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि मेन क्वेश्चन नंबर 4 आप 2 टाइम करेंगे और आप आज सुबह 11 बजे तक उसे पिक्चर्स में सेंड करेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों ने अब तक तो देखा ही नहीं है ना। तो प्लीज 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 लेक्चर्स देखिए, प्रैक्टिस करिए और उसे सेंड करिए होमवर्क के फॉर्म में। उसमें से मेन क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना। उसकी प्रैक्टिस करिए तो ही वो आएगा। अब जो मेन क्वेश्चन नंबर 5 जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, उस मेन क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, मेन क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे या जब आप इसका क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको एक नई चीज के बारे में सीखने मिलेगा। आइए सबसे पहले उस नई चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यानी कि उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको मालूम होगा, जब तो क्वेश्चन समझ में आएगा ना। देखिए क्या लिखा हुआ है मेन क्वेश्चन नंबर 5 में, रे AE इज पैरेलल टू रे BD। अब आप डायग्राम देखेंगे तो ये रहा आपका रे AE, ये जो यहां से स्टार्ट होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। रे AE इज पैरेलल टू BD। BD आपको इस तरफ दिख रहा होगा, नीचे की तरफ। तो आपको ये दो लाइन, ये और ये दोनों रे एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ये गिवन है ना, क्वेश्चन में ये पहले से गिवन है। आगे लिखा हुआ है रे AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। अब ये जो लिखा है रे AF, ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ऐसे डैश 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 डॉट वाली लाइन, ये क्या है आपका, ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल EAB का, है ना। और ये वही नई चीज है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपको एक नई चीज सीखने का मिलेगा। तो बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में आपको यहां पता होगा, तभी तो हम इस प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। तो ये रहा AF, बीच में किसका बाइसेक्टर है, एंगल EAB का। उसके बाद आगे क्वेश्चन है रे BC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। रे BC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। ये जो नीचे वाला एंगल है उसका बाइसेक्टर कौन है, BC। ठीक है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। तब जाकर के इस सारी कंडीशन है और इस कंडीशन का यूज करके आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट AF इज पैरेलल टू BC। ये रे दिख रहा है AF और ये BC, ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जब हमने रीड किया है ना, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट करने में क्या होता है कि आप उस लेक्चर को उतने गौर से नहीं सुनते, तो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन आसान सा है, इस क्वेश्चन में जो नई चीज आई है बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, उसे समझा देता हूं। तो ध्यान से सुनिए, एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर वो चीज होती है जो किसी भी पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो किसी एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। वैसे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट का होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट जो होती है ना उसका होता है, लेकिन हमारे यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर। आइए यहां समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये एंगल बना हुआ है जिसका नाम है एंगल ए बी सी, दिख रहा है ना। अब इस एंगल ए बी सी में ये वाला जो रे है बी डी, ये बाइसेक्टर है, ये जो बीच में रे है ये क्या है, बाइसेक्टर। एक्सेप्ट करो कि रे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो बाइसेक्टर होने की वजह से ये जो रे बी डी है ना, ये इस पूरे एंगल को, एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर इस पूरे एबीसी की डिग्री थी 110 डिग्री, तो स्टूडेंट इसमें से जो दो छोटे छोटे एंगल दिख रहे हैं ये 55 और 55 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच वाली जो लाइन है, जो रे है, वो बड़े वाले एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। तो उम्मीद करता हूं कि बाइसेक्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो किसी भी एक बड़े से एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे, तो उसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये रहा उसका एग्जांपल। इस रे बीडी ने एंगल एबीसी को बाइसेक्ट किया था, इसलिए अगर इस एंगल एबीसी की डिग्री कितनी होगी, एग्जांपल में 110 लिया हो, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो दो छोटे छोटे एंगल बनेंगे, एक का नाम होगा ए बी डी 55 डिग्री, और दूसरे वाले का नाम होगा जो नीचे की तरफ है डी बी सी, वो भी कितना होगा, 55 डिग्री। कभी वो अनइक्वल नहीं होते, ध्यान रखना, हमेशा इक्वल ही डिवाइड होगा। समझ में आ गई बात? तो ये वो नई चीज है जो हमारे इस क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं इसको, है ना, ज्यादा लंबा नहीं घसीटेंगे इसको। तो आप यहां देखो ए ई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ई पैरेलल है किसको, बी डी को। AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, ये पहली प्रॉपर्टी। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे यूज करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे प्रूफ, यानी इसके नीचे जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कभी प्रूफ करने होंगे, है ना, तो आप स्टार्ट किससे करोगे, प्रूफ से। गिवन भी लिखते हैं उसके पहले, क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है वो भी लिखते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये गिवन हो जाएगा आपका ऊपर की दो लाइन, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ। और यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है, प्रूफ दैट। किसी क्वेश्चन में आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे गिवन लिखते हैं, कैसे प्रूफ लिखते हैं और कैसे प्रूफ लिखते हैं। चलिए, अब ये रहा प्रूफ, यहां से आपका आंसर स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखिए, मुझे प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए, AF और BC पैरेलल है, ये AF और ये BC पैरेलल प्रूफ करना है, पहले से नहीं है, ध्यान दें। अब इसके लिए मैं आपको ये जो दोनों प्रॉपर्टीज दी गई है ना, इनका यूज करूंगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, देखिए इस क्वेश्चन को ना हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे कि पहले क्या काम करना है, दूसरा क्या काम करना है, फिर तीसरा क्या काम करना है। तो आप देख लीजिए पहले कैसे मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद एक बार हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होगा इस क्वेश्चन में, जब आपके सामने ये एग्जाम में आए या जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो प्रूफ में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है बाइसेक्टर वाला, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, यहां लिखेंगे सिंस आपका रे, कौन सा रे, AF क्या है, पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी करना पड़ेगा। सिंस रे F इज दी, बोलिए क्या है वो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। सिंस का मतलब समझते हैं ना, सिंस का मतलब पहले से। चूंकि रे AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, तो अगर हम उसको यहां समझें, E ये A है और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, B,
और यहां पर है आपका एफ। तो ये वही हो गया, रे ए एफ बाइसेक्टर होगा किसका, ई ए बी का। और आप डायग्राम को अगर देख रहे हो तो वहां पे मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ है, वहां पे अल्फाबेट से उसे इक्वल दिखाया गया है। यानी कि एंगल ई ए बी एक बड़ा सी एंगल है और ए एफ उसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर होने की वजह से उस बड़े से एंगल के कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे। और कैसे बनेंगे, इक्वल या अनइक्वल, इक्वल पार्ट बनेंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ऊपर वाला ई ए एफ है ना, और एफ ए बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, सिंस रे एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। अगर ये बाइसेक्टर है तो ई ए बी जो एंगल है इसके कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे। और दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस लाइन के बेस पे देयरफॉर करके क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, चूंकि ए एफ बाइसेक्टर है इसलिए ई ए बी के 2 इक्वल पार्ट बनेंगे। और वो कौन कौन से होंगे, यहां पे देखिए आप, है ना, ध्यान से देखिएगा, एंगल ई, उसके बाद ए एफ, ई ए एफ। डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, ई ए एफ, ये ऊपर वाला जो एक्स लिखा हुआ है ना, वो उसकी बात कर रहा हूं। ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, किसको होगा कॉन्ग्रेंट, एफ ए बी। यहां पे देखिए एफ ए बी, ये जो नीचे वाला एक्स लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। यहां लिखोगे एंगल एफ ए बी। अब समझ में आया ये 2 पार्ट इक्वल क्यों हुए, कैसे मैंने डायरेक्टली इसको इक्वल बता दिया। मैंने डायरेक्टली इक्वल नहीं बताया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है सिंस रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। चूंकि वो बाइसेक्टर है इसलिए इसके 2 इक्वल पार्ट बने। अगर बाइसेक्टर नहीं होता तो हम 2 इक्वल पार्ट डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे। आप समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ई ए एफ कॉन्ग्रेंट होगा किसको, एफ ए बी को। अगली कंडीशन में यानी अगली वाली लाइन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि इन दोनों एंगल को ई ए एफ को और उसके बाद एफ ए बी को उसने एक्स और एक्स पहले से क्या कर लिया है, अज्यूम करके ले लिया है। तो हम अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, एंगल ई ए एफ और एंगल एफ ए बी इनको सेम कॉपी करेंगे। कहीं फर्क दिखा आपको, दिखा ना, कॉन्ग्रेंट की जगह पे क्या लिखा हूं, इक्वल, क्योंकि इस वाले स्टेप में मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, तो आप डायग्राम देखोगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, एक्स और एक्स, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था जब कभी हम वैल्यू पुट करते हैं तो कॉन्ग्रेंट की साइन इज इक्वल टू में चेंज हो जाती है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे सामने, इसके लिए मुझे इसको रफ करना होगा। आइए इसको रफ करते हैं और आप नजरें अपनी बोर्ड पे बना के देखिए। चलिए क्या लिखना था मुझे, यहां पर ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो गई, x डिग्री, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। ये पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में एक बार फिर से देखिए, जो कि इंफॉर्मेशन है, सिंस रे एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, मैंने यहां बता के दिखाया था, ई ए बी का बाइसेक्टर है इसलिए एंगल ई ए बी के कितने इक्वल पार्ट बनेंगे, 2 इक्वल पार्ट बनेंगे। उन दोनों की मैंने यहां नाम लिखा, ई ए एफ एफ ए बी लिख दिया, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद दोनों की वैल्यू क्वेश्चन ने मुझे डायग्राम में मैंने यहां दिया हूं एक्स और एक्स। तो मैं जब उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रेंट की साइन इज इक्वल टू में चेंज करूंगा और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। दैट इज हमारा पहला स्टेप का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला जो स्टेप है, यानी बीसी जो बाइसेक्टर है ए बी डी का, ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, बीसी ए बी डी का बाइसेक्टर है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे है, यहां पर ए बी डी और यहां पे सी लिखा हुआ है, इधर वाई और यहां पे वाई दिख गया होगा। अब इंफॉर्मेशन देखो, फटाफट आते हैं, एक लाइन छोड़ करके पहले लिखेंगे सिंस, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे आप, रे बी सी क्या है वो, इज दी, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोलो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, ए बी डी। कॉपी हो गया, क्वेश्चन से कॉपी किया, सिंस इसलिए लिखा हूं, गिवन है ना वो पहले से, इसलिए सिंस लिख दिए। तो अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, चूंकि बीसी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए बी डी का। तो अगर यहां बोर्ड पे देखिए आप मेरे साथ, अगर एंगल ए बी डी ये है, उसका बाइसेक्टर ये बीच वाली लाइन बीसी है, तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, एक बड़े से एंगल को बोलो
हाँ हाँ सुनने में आ रहा है, बोलो। एक बड़े से एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, वो डिवाइड कर देता है। तो ये बड़ा एंगल ABD है, ये बीच में से आ रहा है, तो इसके कितने इक्वल पार्ट बनेंगे, दो बनेंगे। नाम बताओ चलो। पहला नाम मैं बोलूं ABC, ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम होगा CBD, दूसरा नाम हो गया। समझ में आया? और दोनों कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो जैसा कि मैंने यहां यूज किया था वैसे ही प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे, सिमिलर टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल कौन कौन से, ABC, डायग्राम में दिख रहा होगा ABC, क्या होगा भाई, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, CBD को, CBD। समझ में आया? क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। ऊपर मैंने रीजन दिया हूं, सिंस BC बाइसेक्टर है, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के हिसाब से। समझ में आया? चलिए इसके नीचे अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू, दोनों को क्या अज्यूम किया गया है, y हो गया। और ये हमारा स्टेप नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन, स्टेप नंबर 2 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आप बोलेंगे सर जो प्रूफ करना है वो अब तक तो आया नहीं, तो रुको जरा, आएगा, है ना। कैसे प्रूफ करना है, पहला ये स्टेप लेना है, दूसरा ये स्टेप लेना है, 3-3 लाइन के 2 स्टेप हो गए। अब क्या कर सकते हैं, सोचिए। अब हम हमारे एक और इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, इस वाली इंफॉर्मेशन की तरफ। पहला स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे ना, तो लिखा होगा इन द गिवन फिगर रे AE इज पैरेलल टू BD। आइए देखते, AE और BD दिख रहा है आपको, वो दोनों पैरेलल है। उसको मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं। चलिए ये रहा AE, यहां लिखा हुआ है AE, इसको हटा देता, दिख रहा है कुछ, AE और ये BD, ये दोनों पैरेलल है ऐसा। और अगर मैं कुछ टाइम के लिए लाइन हटा दूं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सही है। अगर आप बोलोगे सर कहां पैरेलल है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है AE इज पैरेलल टू BD, वो है पैरेलल, AE इज पैरेलल टू BD, क्वेश्चन में गिवन है। अगर दो लाइन पैरेलल है और ये बीच वाला जो इनको कट करके जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ क्या बोलेंगे हम, इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये बीच वाले को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल। समझ में आया? तो ये देखो दो लाइन पैरेलल है, AEBD, दो लाइन पैरेलल और बीच वाला उसका ट्रांसवर्सल। तो बताओ बच्चों, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो कौन से शेप का एंगल यहां पर आपको दिख सकता है? कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? कौन से शेप का एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा जिगजैग है ना, बोलो, नाम बोलो, हाँ जोर से बोलना जरा, अल्टरनेट एंगल, गुड। तो अगर आप गौर से देखोगे, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से बनने वाला जो एंगल है EAB, ये एंगल, और ABD, ये बड़ा एंगल, दोनों अल्टरनेट एंगल है। और हम सब जानते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल है तो बनने वाले अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पढ़े ना हमने 2.1 में प्रॉपर्टी। तो उसी थ्योरम को यहां पर यूज करेंगे। मतलब मैं तीसरे स्टेप में ये बड़ा वाला एंगल यहां से, इसको मैं हटा के यहां लिखता हूं और आपको बताता हूं, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, ब्लू कलर का मार्किंग, यहां से स्टार्ट होगा नीचे तक जाएगा, ये पूरा एंगल है ना, जिसमें दो छोटे छोटे आ रहे हैं एक्स और एक्स। तो फिलहाल मैं वो दो छोटे छोटे को नहीं देख रहा हूं, मैं पूरे एंगल को देख रहा हूं। ध्यान से लिखना, EAB ये पूरा एंगल और उसके साथ ABD ये नीचे वाला पूरा एंगल है ना, बीच की लाइन को हटा दिया हो मैंने। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर ये लाइन और ये लाइन AE और BD पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और हम सब जानते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है और बीच वाला ट्रांसवर्सल, तो बनने वाला अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप, समझ में आया? आइए यहां पे स्टार्ट करते हैं, एक लाइन का फिर ध्यान देंगे और स्टेप नंबर 3 वाला स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, कौन सा रे AE किसको पैरेलल है बोलो तो? पैरेलल होगा BD को, हो गया। AE इज पैरेलल टू BD। ट्रांसवर्सल कौन है? ये वाला ट्रांसवर्सल है ना बीच में, तो यहां पे लिखेंगे, इसके आगे भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो। आगे क्या, AB इज
देयर ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखो, ए और बी डी पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल, और ए बी इनका ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल। तो क्या बन रहा है? अल्टरनेट एंगल। और अगर दो लाइन पैरेलल, एक बार फिर से, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो बोलो बनने वाले अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। चलिए नाम बताइए दोनों एंगल का, बताओ। तो यहां पे देखिए दोनों एंगल का नाम होगा ई ए बी, ये पहला एंगल है ना, थोड़ा सी इसको ऊपर लिखता हूं, एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसको? ए बी डी को। एंगल ए बी डी हो गया कॉन्ग्रुएंट। रीजन देना है ना आपको आगे, क्या लिखोगे आगे रीजन? अरे रीजन के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, बोलो। अल्टरनेट एंगल, समझ में आया? तो ये रहा आपका तीसरा वाला स्टेप, अल्टरनेट एंगल। अब जरा ध्यान से देखना है ना, क्योंकि इसके बाद मैं यहां आगे जाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखो। ये दिख रहा है आपको ई ए बी कॉन्ग्रुएंट है एबीडी को, ये हमने प्रूव कर दिए, प्रूव कर दिए। अब आप अपने इस डायग्राम को देखो, ई ए बी को, ई ए बी। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो बीच में मुझे एक लाइन दिखती है, रे दिखती है। तो इस रे की वजह से इस बड़े वाले एंगल, मेरी आवाज ध्यान से सुनना, समझाने वाला है, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। एक तो ऑनलाइन लेक्चर में ऐसे डायग्राम वगैरह सामने आप रहते तो जो भी डाउट्स होते फटाफट पूछ लेते, लेकिन कैसा है कि ऑनलाइन में आप खाली देखते हो, इसलिए जरा कॉन्सेंट्रेट करके देखो और ध्यान से मेरी आवाज को सुनो, क्या कहने जा रहा हूं। इस रे की वजह से जो बीच में बना हुआ है ना, ये देख, इसकी वजह से ये बड़ा वाला एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? दो पार्ट में, और दोनों कैसे हैं? इक्वल। जैसे कि इस मार्कर का एग्जांपल जो मैंने कल दिया था, ये कैप और ये पेन, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो एक बड़ा बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है? तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो ये जो एंगल है, जो ऊपर की तरफ एक्स लिखा हुआ है और जो नीचे की तरफ एक्स लिखा हुआ है, तो इन दोनों को अगर मैं दोनों एंगल को प्लस करूं तो ये बड़ा वाला एंगल मिलेगा मुझे, है कि नहीं? जैसे ये छोटा और ये छोटा, इन दोनों को अगर प्लस करूं तो एक बड़ा वाला मार्कर मिलता है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो बड़ा वाला एंगल है, नाम बोलो ई ए बी, इसके कितने पार्ट है? दो पार्ट है। तो क्या मैं इस बड़े वाले एंगल के जगह पर उसके दो पार्ट को लिख सकता हूं? सही बात है ना। एक 10 का नोट है, मान लेते हैं एक 10 का नोट है। अब उस 10 की नोट को मैंने हटा दिया हूं और उसकी जगह 5-5 के 2 कॉइन रख दिया हूं। क्या फर्क है? उसकी वैल्यू में फर्क होगा? नहीं, वैल्यू तो उतनी है। आप 10 का नोट रखो या 5-5 के 2 कॉइन रखो, दोनों की वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर ई ए बी 10 का नोट है। अब इसको हटा करके नेक्स्ट वाले स्टेप में इसको हटा करके इसकी जगह पर मैं 2 कॉइन रखने वाला हूं 5-5 के। अब वो 2 कॉइन कौन से हैं वो आप जानते होंगे, यहां पर देख सकते हो एक्स और एक्स दिख रहा है ना आपको। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा ना बड़ा वाला। तो इस बड़े वाले की जगह पे वो 2 छोटे वाले एंगल लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? और वो दोनों छोटे वाले एंगल यहां पर है, यहां पर उनका नाम लिखा हुआ है ई ए एफ, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, और एफ ए बी। देखो चलो मेरे साथ, ई ए एफ ऊपर वाला एक्स, एफ ए बी नीचे वाला एक्स, है ना, 2 छोटे छोटे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला मिलेगा। तो ध्यान से देखो, इस वाले स्टेप में, है ना, ये वाले स्टेप में मैं यहां क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा मैं देयरफॉर एंगल क्या आएगा? ई ए एफ प्लस कर रहा हूं, है ना। इसको थोड़ा मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देयरफॉर एंगल ई ए एफ प्लस ई ए एफ प्लस कौन सा? अब आप बोलो जोर से, एफ ए बी। तो यहां लिखेंगे एंगल एफ ए बी प्लस किया इज इक्वल टू ए बी डी। अब बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है आपको, क्योंकि देखो ए बी डी ये भी एक बड़ा सी एंगल है, ए बी डी। इस डायग्राम को यहां पे मैंने जूम करके बनाया, ए बी डी है ना, एक बड़ा सी एंगल। इसके कितने पार्ट हैं? बोलो 2 पार्ट है। तो क्या उस बड़े से एंगल की जगह पर मैं 2 पार्ट लिख सकता हूं ना प्लस करके, जैसे यहां किया था, बड़े से एंगल की जगह पर 2 पार्ट आ गए। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करो, ठीक है। अब इन दोनों एंगल के नाम बोलो। चलो यहां देखो, ए बी सी हो गया एक, और दूसरा सी बी डी हो गए 2। वही दोनों है जो यहां पे लिखे हुए। चलो नाम लिखो,
एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। समझ में आया? इस प्रॉपर्टी को हमने कल नाम दिए थे, याद होगा आपको, कि अगर हम दो छोटे छोटे एंगल को प्लस करें तो एक बड़ा एंगल मिलता है। क्या नाम दिया था उसका मैंने कल वाले क्वेश्चन में? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। सुने ना, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। रीजन देना जरूरी है। हो गया ये एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यूज को पुट करो। चलो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 2 3 4 चारों एंगल है, 4 एंगल है, चारों की वैल्यू है ई ए एफ। ये रहा, दिखता है? इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें इन दोनों एंगल की वैल्यू है। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखूं तो मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें इन दोनों एंगल की वैल्यू है। आइए पुट करो। एंगल ई ए एफ कितना? x डिग्री। तो मैं इसके नीचे क्या पुट करूंगा? यहां पर वो हो जाएगा x। समझ में आया? उसके बाद एंगल एफ ए बी, दिख रहा है? एफ ए बी इज इक्वल टू कितना? x डिग्री। समझा? तो दोनों की जगह पर x आ गया। बीच में कौन सी साइन है? बीच में प्लस की साइन। फिर यहां पर ये तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, लेकिन जब वैल्यूज पुट करूंगा तो इक्वल टू आ गया। हो गया? अब आते हैं एबीसी। दिख रहा है यहां पर एबीसी इक्वेशन नंबर 2 में? एबीसी किसको इक्वल है? y। क्या एबीसी की जगह पे y पुट करूं ना? चलो एबीसी की जगह पे क्या आएगा? y आ गया। आया? सीबीडी, एंगल सीबीडी वो भी क्या है? y है। तो इधर भी क्या आ गया? y आ गया। बीच में कौन सी साइन है बोलो? तो बीच में प्लस की साइन है। देख रहा है ना नीचे आप लोगों को? x प्लस x क्या होता है बोलो? x प्लस x हो जाएगा 2x। x इंटू x करोगे तो x स्क्वायर होगा, x प्लस x करोगे तो 2x होगा। हम प्लस कर रहे हैं, एक x प्लस दूसरा x, तो मिला के कितना हो गया? 2x हो गया। x इंटू x करोगे तो x स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं प्लस हो रहा है। x प्लस x 2x, बीच में कौन सी साइन? इज इक्वल टू y प्लस y 2y। दिखा? अब इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। ये 2 और ये 2 दोनों साइड में है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका? बोलो आंसर बोलो, बचा क्या? तो बचा स्टूडेंट आपके पास x इज इक्वल टू y। दिख रहा है ये? x इज इक्वल टू y। आया इक्वल? आया कि नहीं आया? है ना? देखो जरा ध्यान से, देख लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा सम या हमारा जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वो एंडिंग पे है। हमारे पास यहां तक के क्वेश्चन में x और y क्या आ गया? इक्वल आ गया। कि हमने प्रूफ किए पहले से इक्वल नहीं था। x किसको इक्वल आया? y को। अब जरा मैं इस पार्ट को रफ करता हूं और यहां समझाने की कोशिश करता हूं कि ये x और y इक्वल आने से हमारा क्या फायदा हुआ। सही है ना? चलो देखो, x किसको इक्वल है? y को इक्वल है। अगर मैं देखूं इक्वेशन नंबर 1 में x और इक्वेशन नंबर 2 में y, ये x और ये y इक्वल, इसका मतलब ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल को भी इक्वल होंगे। अरे जब x और y इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यहां पर भी देख सकते हो, ये x किसको इक्वल है? y को। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा। ये वाला x y को इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब अगर x और y इक्वल है तो जो भी एंगल की डिग्री x है वो उस एंगल को कॉन्ग्रुएंट होगा जिसकी वैल्यू y है। सिंपल सी बात है ना? ये x है, ये y है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? भले ही ये ब्लैक कलर में दिख रहा होगा या आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू y, और मैंने प्रूव किया हूं कि x इज इक्वल टू y, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को x इज इक्वल टू y जब मैंने प्रूव कर दिया तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं देखना, है ना? x किसको इक्वल है? y को इक्वल है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो यहां से प्रूव कर सकते हो x इज इक्वल टू y। तो अगला स्टेप जो होगा, x के नीचे क्या आएगा? ध्यान से देखो, x है ना? x के नीचे क्या आ सकता है? e a f भी आ सकता है और f a b भी आ सकता है, क्योंकि x इन दोनों को इक्वल है। तो इस x के नीचे
या मैं वहां ना लिखते हुए मैं इसी के नीचे कंटिन्यू कर देता हूं, आपको थोड़ा सी देखना पड़ेगा, है ना, ध्यान से देखना, शायद आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, एक लाइन आपको दिख सकती है, x इज इक्वल टू वाई। अब बताओ x किसको इक्वल है, इन दोनों को इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, EAF भी है और FAB भी है, तो इन दोनों में से मैं कौन सा लिखूं, है ना, तो हमारे जो काम का एंगल है हम वो लिखेंगे। मेरे पास तो x की वैल्यू दो है, लेकिन दोनों एंगल के नाम नहीं लिखूंगा, जो हमारे काम का है वो लिखूंगा। तो मैं ये देखता हूं कि हमारे काम का एंगल FAB है, ये जो है ना FAB, ये हमारे काम का, देखो FAB, x की वैल्यू है ना, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल FAB, बीच में इज इक्वल टू। अब आ जाओ y की तरफ, y किसको इक्वल है, इन दोनों को इक्वल है, तो y की वैल्यू मेरे पास दो है, लेकिन मैं लिखूंगा एक जो हमारे काम का है, तो हमारे काम का ये वाला y है, अंदर वाला y है ना, ऊपर वाला छोड़ दो। अब आप बोलेंगे सर अंदर वाला क्यों, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है ना वो ये और ये प्रूफ करना है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसा दिखता है, यहां पर x बना हुआ है और यहां पर y बना हुआ है। इस x का नाम है FAB और ABC, दिखा आपको। अब अगर मैं इस x और y को इक्वल बता चुका हूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा x इज इक्वल टू y, इसका मतलब x का नाम है FAB, इसके नीचे लिख दिया, और y वाले एंगल का नाम है ABC, तो उसके नीचे लिख देता हूं एंगल ABC। अब जरा आप इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, FAB इक्वल है ABC को, FAB इक्वल है ABC को, देखे एंगल पहले से इक्वल, याद करो यहां पर 2.2 का कॉन्सेप्ट है ना, एंगल पहले से इक्वल है। कौन कौन सा एंगल है, FAB इक्वल है ABC को। ये दिखने में कैसा लग रहा है आपको, अब तो पहचान चुके होंगे ना, इतने सारे डायग्राम हमने सॉल्व किए, जो ऐसा Z के जैसा बनता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाँ जोर से बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, बोलो, अरे बोलते नहीं, अल्ताफ जोर से बोलो, क्या नाम है, FAB और ABC, कौन से शेप का एंगल है सर, ये अल्टरनेट एंगल है, और अगर ये अल्टरनेट एंगल है साथ ही साथ दोनों इक्वल भी है, FAB कॉन्ग्रुएंट है ABC को। अगर बनने वाला अल्टरनेट एंगल पहले से इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना। ऐसा किसने बोला था, मैंने बोला, मैंने आपको बोला नहीं, मैंने आपको सिखाया या मैंने आपको इन्फॉर्म किया, ऐसा बोला है अल्टरनेट एंगल टेस्ट ने। याद करो 2.2 शुरू करने के पहले मैंने आपको टेस्ट फॉर दी पैरेलल लाइन सिखाया था, यानी पैरेलल लाइन को कैसे प्रूव करेंगे कि दो लाइन पैरेलल है, तो मुझे प्रूव करना है AF और BC पैरेलल है। ये देखो प्रूव दैट AF इज पैरेलल टू BC, प्रूव करना है, पहले से पैरेलल नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब इस एंगल का नाम क्या है, FAB, ये देखो यहाँ पर इक्वल है किसको, ABC को। तो सर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, दिखने में ये कैसे लग रहे हैं सर, अल्टरनेट एंगल। और टेस्ट क्या कहता है कि अगर अल्टरनेट एंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल, हो गया ना प्रूफ। अल्टरनेट एंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल, इसका मतलब एंगल FAB, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ABC को। तो हम क्या लिखेंगे इसके नीचे, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन या रे AF पैरेलल होगा BC को, और ये आपका आंसर है। तो इसके नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां कंटिन्यू करता हूं और इसको अब मैं रफ कर देता हूं, जूम करके देख लिए ना। अब इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। यहां लिखेंगे, देखो FAB और ABC ये दोनों अल्टरनेट एंगल है ना, तो यहां लिखेंगे सिंस एंगल FAB एंड एंगल FAB और दूसरा क्या आएगा नाम ABC फॉर्म्स कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। शॉर्ट में लिखा हूं मैंने, आप पूरा लिखोगे, एंगल FAB एंड एंगल ABC फॉर्म्स AA का मतलब अल्टरनेट एंगल। आप पूरा लिखोगे, वहां आगे दिखता नहीं है आपको ना, स्क्रीन के बाहर चले जाता, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा। अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और साथ ही इस वाले इक्वेशन से पता चलता है कि ये दोनों इक्वल है। तो जरा टेस्ट तो बोलो मुझे एक बार कि सर बनने वाला अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अब अगर हम गौर से देखें तो जो मैंने डायग्राम आपको यहां बनाया था ना, ऐसा वाला, ये वाला,
तो एक बार फिर से देख लो, एफ ए बी और सी। एफ ए बी इक्वल है ए बी सी को, दोनों अल्टरनेट एंगल, यहां प्रूफ हो गया। तो हमारी कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी सर? ए एफ पैरेलल होगा बी सी को, और यही मुझे प्रूफ करना है। देयरफॉर बाय, बोलो बोलो बोलो, क्या बाय कौन सा नाम जरूरी है भाई? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट रे ए एफ पैरेलल होगा रे बी सी को, और ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअल में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अगर ऑफलाइन क्लास चलती तो मैं आपको नहीं कराता। मतलब पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, यानी जब हमारे बाकी के क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो क्लास में बैठा करके हम बच्चों को बहुत सी प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस करने के टाइम पे ये होता है कि बच्चों को एंगल्स पहचानने की आदत हो जाती है। अल्टरनेट एंगल कैसा होता है, सारी तरह के एंगल्स वो पहचानने लगते हैं। तो जब वो पहचानने लगते हैं और उनको प्रॉपर्टीज पता हो जाती है कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद, तब इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे कराता हूँ ताकि उनको समझ में आए। अब ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही नहीं पता कि आप सारे लोगों में से, जितने भी लोग देख रहे हैं, इनमें से कितने लोगों को इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता था, या कितने लोगों को जल्दी से एंगल समझ में आता है। इसलिए स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है ना, वो ऑनलाइन समझाने में बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं। मुझे तो ये, हमारा सभी का ये पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस तरह के क्वेश्चन समझाना थोड़ा अकेले में मुश्किल होता है। फिर भी मैंने कोशिश किया हो अपना बेस्ट देने की। आप कोशिश करिए इसको समझने की, रिपीट कर करके देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एक हल्का से रिवीजन कर देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था आपको, ए और बी पैरेलल है, दो बाइसेक्टर थे ए एफ और बी सी पर्टिकुलर एंगल के, जो लिखा हुआ है। प्रूफ करना था ये वाला लाइन ए एफ और पैरेलल है इसको बी सी, ये और ये, यहाँ पे आपको इससे दिख सकते हैं, ये जो डैश डैश जिगजैग लाइन बनी है ना, ऐसी खाली खाली लाइन, ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना था। ये हमारा क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 क्या यूज किया मैंने? जो बाइसेक्टर लिखा हुआ था उसको यूज किया। ए एफ बाइसेक्टर है, अब बाइसेक्टर है तो उस बड़े वाले एंगल के कितने पार्ट बनेंगे? 2 पार्ट बनेंगे। तो बड़ा वाला एंगल कौन सा था? ई ए बी। उसके कितने पार्ट बनाया? 2। दोनों के नाम लिखा और फिर उन दोनों को एक्स अज्यूम कर लिया, जैसा कि हमारे डायग्राम में दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप, यानी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज किया। उसके बाद दूसरा स्टेप भी बिल्कुल पहले वाले की जैसे ही कॉपी करना है, लेकिन इस बार जो है ना, बाइसेक्टर कौन है? बीसी, और एंगल कौन है? एबीडी, यानी नीचे वाले की तरफ। ये रहा बीसी और ये रहा एबीडी। तो बाइसेक्टर एक एंगल के कितने पार्ट करेगा? 2 इक्वल पार्ट करेगा। उन दोनों के मैंने यहाँ पे नाम लिखा और बाद में उसको वाई अज्यूम कर लिया, जैसा कि डायग्राम में दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप। समझ में आया? तो स्टार्ट के 2 स्टेप में आपको क्या करना है? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या कहते हैं इसको? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि ऊपर रीजन दे दिया सेंस करके, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट के दोनों स्टेप में आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है, एक बार ऊपर वाले एंगल में, एक बार नीचे वाले एंगल में। उसके बाद तीसरे वाले स्टेप में आप अपने बड़े वाले एंगल पे जो इंफॉर्मेशन दी है उस पर आओगे। एई और बीडी पैरेलल, ये रहा एई और बीडी पैरेलल, दिखा ये दोनों। अगर ये दोनों पैरेलल है, एई और बीडी, और ये बीच वाली लाइन ए बी उनका ट्रांसवर्सल है, तो देखने में ये भी जेड के जैसे बन रहे होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो वही तो किया हूं मैंने, ए और बी पैरेलल है, ए बी उनका ट्रांसवर्स, तो अल्टरनेट एंगल बना। हाँ बोलो, ई ए बी, दूसरा नाम ए बी डी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, रीजन दिया हो यहां मैंने। अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ई ए बी, उसके कितने पार्ट बनाए मैंने? ऊपर 2, एक इधर एक्स है और एक इधर एक्स है। पहले तो नाम लिखना है। तो ई ए बी एक बड़ा एंगल है, उसके 2 छोटे छोटे पार्ट थे, उसके नीचे लिख लिया। ए बी डी एक बड़ा एंगल है ना, उसके 2 छोटे छोटे पार्ट थे, ये दोनों, वो नीचे लिख लिया। उसके बाद 1 2 3 4 एंगल हो गए, चारों की वैल्यूज उठा के यहां पे रखा, फिर उन दोनों को प्लस किया, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू y आ गया। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है? ये 2 एंगल। अब बोलोगे सर 2 में से एक ही क्यों लिए? तो जो हमारे काम का है हम वही लेंगे, दूसरे वाले एंगल से प्रूफ नहीं होगा, इसलिए वो मैंने नहीं लिया। तो यहां जो x आया है एफ ए बी, एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी लिया, है ना। आप ये भी ले सकते थे लेकिन आंसर नहीं आता, इसलिए ये वाला लेंगे, x इज इक्वल टू एफ ए बी, और y इज इक्वल टू
कौन सा लेंगे आप, ए बी सी, ये वाला एंगल लेंगे। आ गया ना, ये दोनों एंगल इक्वल, एफ ए बी और ए बी सी। तो ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल है ना, एफ ए बी और ए बी सी, ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। और हम सब जानते हैं कि अगर अल्टरनेट एंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। इसलिए ए एफ और बी सी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये रिवीजन थोड़ा जल्दबाजी में किया हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 बस है ना, बड़ा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो प्लीज ज्योमेट्री को बार बार प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं, आपके लिए मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। लिखिए, प्रैक्टिस करके फोटो खींचिए और व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में 2 से 3 दिनों के बाद। जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अस्सलाम वालेकुम।